and gentlemen, our moderator is our actually guest of honor, and he hails from journalism and print media background, but has been an integral part of the direct selling industry since 1999. And in past 25 years, he has done various roles that of professional direct seller, business consultant, CEO, CMD, of his own direct selling company, and now a business coach for various direct selling companies. Ladies and gentlemen, he has also been empowering their sales force with powerful training and support system with emphasis on legitimate and ethical practices. Please put your hands together, ladies and gentlemen, while I call upon our guest of honor and our panel moderator, Mr. Stan Serrao. Mr. Stan Serrao, Mr. Kishore Verma, the General Secretary of FDSA. So requesting you to please come on dais and join us. And I request you all to please clap your hands and welcome all of our wonderful panelists, Mr. D.H. Kadam and I Like Marketing. Requesting you to please join us on stage. Mr. D.H. Kadam. Alright. Mrs. Gopadas Gupta, Wealth Genix Educard. Mr. Deepak Imangan, Biolexis Trading. ये तालियां थोड़ी कम नहीं होती हैं? Mrs. Sarita Rahul Kandiyar, Consumer Products. Mr. Sunil Kumar Singh, RGN Success. Mr. Narad Sahu, Swamini Life. And lastly, co-founder of Network Express, Mr. Sushil Kumar Vesh. Can you please have a big round of applause for our lovely dignitaries standing on dais? Over to you, sir. Check. Okay. So, सबके लिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जैसे हमारे जिंदगी में या जो केबीसी होता है उसमें लाइफलाइन बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इवेंट्स आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगर सोचिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है और उसमें कोई इवेंट्स ही नहीं हो रहे तो हम लोग सोचिए, कल्पना ही नहीं कर सकते। तो आज नेटवर्क एक्सप्रेस के जितने भी प्रमोटर्स हैं, उनके लीडरशिप हैं, मिस्टर सुशील, मिस्टर रोमेश, श्रीराम पाटिल सर और सुभाष सर, इन सभी ने मिलके ये इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। और यहाँ पर खासियत ये है कि कोई कंपनी का इवेंट नहीं है, ये एक पूरे इंडस्ट्री को बांध के रखने वाला एक इवेंट है। और जैसे किशोर जी ने कहा, वेस्टर्न इंडिया में ये काम नेटवर्क एक्सप्रेस बखूबी निभाता है। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। इसमें एक कंपनी से ज्यादा उभर के सभी कंपनियों को साथ में डालने का काम काफी थोड़ा कठिन होता है, तो वो आप लोग कर रहे हैं, सुशील जी एंड आपका पूरा टीम के। हमारे एस्टीम्ड पैनलिस्ट हैं, मैं बहुत कम लोगों को पर्सनली जानता हूँ, तो ये पैनल डिस्कशन में कोई ऐसा फिक्सिंग नहीं है कि पहले से हम लोगों ने कुछ बोल के रखा है। सो जो भी होगा लाइव डिस्कशन होगा। सो आई वुड लाइक टू एक्सटेंड अ वेरी स्पेशल वेलकम टू ऑल द पैनलिस्ट हियर। सो आई एम श्योर कि आप अपने अपने कंपनी में, अपने अपने फील्ड में, एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन में आपने कुछ अचीवमेंट, स्पेसिफिक एक क्रेडिबल अचीवमेंट किया है, इसकी वजह से आप यहाँ पर आज स्टेज में हैं। सो हमारे पैनलिस्ट के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो। मुंबई में जब यूजुअली ड्राइव करते हैं तो मानसिकता एक ऐसी होती है कि भाई ट्रैफिक बहुत रहेगा, और आज जैसे ड्राइव कर दिया तो रोड खाली खाली मिला, तो मन में एक ऐसा भी ख्याल आया था कि भाई रोड ही खाली है कि भाई हॉल भी खाली रहेगा। ठीक है,
लेकिन आई थिंक बड़ी संख्या में जितने चेयर्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए हैं, ऑलमोस्ट एवरी चेयर इज ऑक्यूपाइड। सो एक बड़ा एक स्पेशल वेलकम आप अपने आप को दे दीजिएगा, जोरदार तालियों से। नेटवर्क एक्सप्रेस का मेरा ये तीसरा इवेंट है। सो 2 इवेंट में मैं पैनलिस्ट था, तो मेरा भी थोड़ा रैंक अभी अपग्रेड हुआ है। सो एज अ मॉडरेटर मैं यहाँ पर हूँ, एंड ये रोल खास करके हमारे इंडस्ट्री के, हमारे सबके आदर्श मिस्टर सुरेंद्र वत्स करते हैं। तो एक तरीके से आज उनको मिस भी कर रहे हैं हम लोग। सो उनकी मार्गदर्शन में या उनकी इंस्पिरेशन लेके 2-3 विषयों के ऊपर हमारा पहला पैनल डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर मैंने एक किताब लिखी है 2004 में, और उसमें मैंने हाउ टू डू कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या करने से ड्रीम लिस्ट, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग, फॉलो अप, ये टॉपिक के अलावा मैंने थोड़ा सा प्रयास किया, क्योंकि मेरा थोड़ा बैकग्राउंड मीडिया बैकग्राउंड में रहा, जर्नलिज्म में रहा, तो जर्नलिज्म के थोड़ा हम लोग कीड़े होते हैं तो थोड़ा अंदर घुस जाते हैं। सो मैंने थोड़ा सा रिसर्च कर दिया कि इस इंडस्ट्री का उगम या मतलब ओरिजिन कहाँ पे कैसे स्टार्ट हुआ, और एक्चुअली इसकी हिस्ट्री देखेंगे वो 19th सेंचुरी में जाता है। 1890s से इस प्रोसेस को, एक डायरेक्ट टू कस्टमर्स का एक अप्रोच को शुरुआत किया था। आज हमारे बीच में ऐसी कंपनियां भी हैं जो इंडिया में 130-135 साल की हिस्ट्री बताते हैं, और अभी भी कोई कंपनी ने कुछ सालों पहले 125th ईयर का सेलिब्रेशन भी किया हुआ था। तो वहां से लेके अगर हम लोग देखेंगे, इसका एपी सेंटर रहा अमेरिका, यूएसए, और यूएसए में इसके ऊपर काफी लीगल लड़ाई होती रही, और कई बड़े बड़े कंपनियों के डायरेक्टर्स भी जेल चले गए, क्योंकि उनके ऊपर काफी लीगल केसेस भी हुए, क्योंकि एक तरीके का मिस रिप्रेजेंटेशन करने वाला बिजनेस है, ये पिरामिड स्कीम है, ये मेंबर्स बनाने वाला बिजनेस है, जो भी आप लोगों ने सुना है, इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे अपवाद आते रहे। बट उनका कन्विक्शन और उनका जो बिलीफ इस बिजनेस मॉडल के ऊपर जो इतना स्ट्रॉन्ग था, तो उन लोगों ने इसको लीगली 1978 में अमेरिका में इसको एक लीगल मान्यता प्राप्त हुई कि दिस इज अ लेजिटिमेट बिजनेस। लेकिन अगर इंडिया की हम लोग बात करेंगे, सो इंडिया में ये बिजनेस एंटर हुआ ही 1995 में। इसके पहले अगर आपको सभी को पता है कि इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ओपन नहीं था। इट वाज 1991 में जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, तो तब जाके थोड़ी मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आने के लिए कोशिश किया। सो 95 में इंडस्ट्री की इंडिया की परिचय हुई, बहुत सारा कॉम्प्लायंस वगैरह करने के बाद में 96 में फर्स्ट इंडियन कंपनी, और उसके बाद बहुत सारे फॉरेन कंपनी आ गई। सो बिटवीन 95 एंड 2000 मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में बहुत अच्छा एजुकेशन था, वहाँ पे मोटिवेशन बहुत कम था, ड्रीम्स के ऊपर लोगों को रिक्रूटमेंट करने की थोड़ी जो कल्चर है वो थोड़ा कम था। सो पीपल वर रियली गेटिंग एजुकेटेड एज टू डायरेक्ट सेलिंग का एसेंस क्या है, उसकी आत्मा क्या है, इसके ऊपर लोगों ने एजुकेशन लिया। और ये एजुकेशन लेने के बाद में ऑब्वियसली वी हैड बाइनरी स्ट्रक्चर्स या 2 टीम या ड्यूअल टीम जिसको हम लोग कहते हैं, वो आ गया, इंटरनेट का प्रचार हो गया, और उसके बाद में इंडस्ट्री एक तरीके से लिबरलाइज हो गई। लेकिन बात आज हम लोग टॉपिक पे आते हैं आज का, वो ये है कि इंडिया में जैसे अभी किशोर सर ने कहा कि 2012 में एफडीएसए के नेतृत्व में थोड़ा लीगल फ्रेमवर्क को इंडिया को क्रेडिबिलिटी देने के लिए काम स्टार्ट हुआ। 2016 में गाइडलाइंस आ गए, 2021 में एक्चुअल इसको एक लॉ के तौर पर पास किया गया। सो अगर हम लोग बात करेंगे टाइम फ्रेम की 95 to 2021 इज हार्डली अराउंड 25 इयर्स, 25 साल के अंदर अंदर गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री की ताकत, इस इंडस्ट्री की पोटेंशियल को देख के इसको रेगुलेट कर दिया। सो एक तरीके से जो गवर्नमेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है या जो लीगैलिटी है, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो काम करना था वो काम कर दिया। सो हम लोग बोलते हैं ना कि नाउ द बॉल इज इन आवर कोर्ट। जो कंपनी के ओनर्स हैं, जो टॉप लीडरशिप है, तो हमारे अंदर है मतलब एक जिम्मेदारी। अब ये जिम्मेदारी को करने के लिए बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं, अलग अलग कंपनी अपने कंपनी के लेवल पे काम कर रहे हैं।
but as an industry also we have IDSA, we have FDSA, Kishore Verma जी के नेतृत्व में, Mr. AP Reddy के नेतृत्व में, we also have FITCI and other organizations काम कर रहे हैं, but बहुत सारे लोग कंपनी के अंदर रहते हुए भी ethically और best practices को करते करते ये business को कर रहे हैं. So एक बार एक अद्भुत एक इंडस्ट्री की एक ताकत है और यहाँ पे it's like a celebration हर दिन, क्योंकि एक इमोशनल बिजनेस है, एक मोटिवेशन का बिजनेस है, एक अचीवमेंट का बिजनेस है. यहाँ पे काफी इमोशंस जुड़े रहते हैं. तो इसके लिए जो डायरेक्ट सेलर की जो सेलिब्रेशंस होते हैं, लोग कभी-कभी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आते हैं या जो ट्रेडिशनल बिजनेस से आते हैं तो थोड़ा मतलब दंग रह जाते हैं कि भाई यहाँ पे हो क्या है. So this is what it is. So आज का टॉपिक ये है कि in the last 25 years आप सभी लोग इंडस्ट्री के एक इंटीग्रल पार्ट हुए हैं. हो सकता है कि आपको 25 साल का एक्सपीरियंस हो या 5 साल का एक्सपीरियंस हो. सो हमारे बीच आज जो पैनलिस्ट हैं उनसे मैं एक एक करके पूछूंगा. वी हैव अराउंड 45 मिनट्स. सो 3 सवाल हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप थोड़ी सी अपनी परिचय भी दे दें और संक्षिप्त में मतलब अराउंड 2 मिनट्स के अंदर अंदर आपकी वाक्य रखेंगे. सो देन वी कैन हैव 3 राउंड्स बिकॉज़ 3 टॉपिक्स हैं तो आप लोग भी बाद में इसमें शामिल हो सकते हैं. सो सबसे पहले कि क्या डायरेक्ट सेलर एक एम्प्लॉयमेंट को या अल्टरनेटिव करियर को यहाँ पे क्रेडिबली एस्टैब्लिश कर सकता है क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्रेडिबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों को देती है या नहीं है. क्योंकि आज हम लोग 2G के जमाने में है नहीं है, हम लोग अभी 5G अभी 6G में जाने वाले हैं. सो बहुत सारे एरियाज में बहुत सारे फर्क आए हुए हैं. वी हैव अ लॉट ऑफ न्यू एज प्रोफेशन. हम लोग चैट जीपीटी, एआई, मशीन लर्निंग के जमाने में हैं. सो मैं चाहता हूं हम लोग स्टार्ट करेंगे. इंटरेस्टिंगली इस पैनल में 2 महिलाएं भी हैं. सो अचीवर उनके लिए खास करके एक बार जोरदार तालियां हो जाए. सो हम लोग आते हैं मैडम के पास, सरिता मैम. सो आपके अनुभव से क्या आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लोगों को एक क्रेडिबल एक अल्टरनेटिव करियर देता है या एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन एट द नेशनल लेवल. जैसे सुशील जी ने बहुत अच्छी बात की, एम्प्लॉयमेंट इज टुडे अ पॉलिटिकल सब्जेक्ट. इलेक्शन में सब लोग आंकड़े बताते हैं कि इतने जॉब क्रिएशन करेंगे, वो सेंट्रल लेवल में हो या स्टेट लेवल में हो, लेकिन एक्चुअली कितने होते हैं हमको पता है. एंड रेवेन्यू जनरेशन इज अ चैलेंज फॉर एवरीबॉडी. सो सरिता मैम आपका आप थोड़ा सा अपना परिचय भी दे दीजिएगा और इस बारे में आपका अनुभव, आपकी राय क्या है. थैंक यू. पहले तो नेटवर्क एक्सप्रेस की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमें उन्होंने नेटवर्क एक्सप्रेस फैमिली में ज्वाइन किया तो उनका बहुत स्वागत. तो जोरदार तालियों के पीछे उनका स्वागत. छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ. मैं सरिता कांबले मुंबई महाराष्ट्र से हूँ. लगभग मेरी शिक्षा पढ़ाई 12वीं तक की हो गई है. मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ. पापा मुंबई पुलिस में काम करते थे, लेकिन सपने बहुत बड़े बड़े थे. हम 4 बहनें थे और हमेशा भाई की कमी रही. तो जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहिए था, ऐसा मेरा हौसला था, ऐसा मेरा सपना था. लेकिन ये पूरा होगा कि नहीं मुझे पता नहीं था. और 2 बार मेरे पापा बोलते हैं ना, जो पापा करते हैं वही बेटी करना चाहती है और बेटा करना चाहता है. तो मैंने भी 12वीं एग्जाम देने के बाद मुंबई पुलिस में ट्राई किया और 2 बार मैंने ट्राई किया. सिलेक्शन होने के बाद भी ऐसी परिस्थिति आई कि मैं उसको ज्वाइन नहीं कर पाई. और उसके बाद फिर मेरी शादी राहुल कांबले सर के साथ हो गई और वो नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करते थे पहले से. तो मुझे कुछ पता नहीं था. एक मिडिल क्लास लड़की को, जो 12वीं पढ़ी लिखी लड़की को कुछ पता नहीं होता है कि नेटवर्क इंडस्ट्री की ताकत क्या होती है. तो सर के साथ शादी करने के बाद वो काम करते थे, 28 दिन बाहर जाते थे. तो पहले तो बहुत गुस्सा आता था कि 28 दिन बाहर करते क्या है, पैसे तो कुछ लाते नहीं है, इनकम तो बहुत कम होती है और बाहर तो ज्यादा जाते हैं, दिन भर रात भर मेहनत करते हैं, बैग लेके लेके यहाँ घूमते वहाँ घूमते. लेकिन हमेशा एक फिर थोड़े दिन जाने के बाद मुझे समझ आया कि नेटवर्क की ताकत क्या है. और राहुल सर कुछ नहीं बोलते थे, हमेशा मुझे हर सेमिनार में लेके जाते थे, हर मीटिंग में लेके जाते थे और वहाँ जाके प्रोडक्ट बेस के ऊपर कैसे काम करना है, नेटवर्क की ताकत क्या है, नेटवर्क सेलिंग की ताकत क्या है, तो उसके बारे में मुझे पता चला. तब अब भी मैं लगभग राहुल सर के साथ 14 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ. लेकिन पूरा श्रेय उनका है. कपल के साथ हम काम करते हैं और हमेशा मैं बोलूँगी कि जो कपल होते हैं वो सफल होते हैं. और
आप सर ने जो क्वेश्चन पूछा तो पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ हमें बैठने का ये दिया और आपने क्वेश्चन पूछा कि 100% नेटवर्क इंडस्ट्री में जैसे मैं आप आगे बढ़ रही हूँ, नेटवर्क इंडस्ट्री में महिलाओं का योगदान ज़्यादा होना चाहिए। महिलाओं के लिए घर और किचन नहीं होना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि आज के जीवन में एक महिला कुछ भी कर सकती है ना। तो हर जगह पे मैं जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, यूथ को आगे आना चाहिए और कपल के साथ काम करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता मैम। मतलब आप बाय चॉइस तो नहीं आए, बाय चांस सिचुएशन आ गए, लेकिन यहाँ के रह के आप रही हैं अभी। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जाते हैं नारद साहू के पास, स्वामिनी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं और सरिता मैम आज से कंपनी से जुड़ते हैं। सो नारद साहू, आपके अनुभव से आप कई साल इस इंडस्ट्री में आपने बिताए रहेंगे, सो क्या एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती है या पोटेंशियल है, एक क्रेडिबल सस्टेनेबल ऑप्शन? थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच नेटवर्क एक्सप्रेस और सुशील एंड ऑल टीम को मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मौका दिया है। बहुत ही कम उम्र में यहाँ तक आने का जो सफर रहा वो मतलब मेरे लिए वो प्राउड मोमेंट है। तो आप सर के लिए जोरदार ताली आप सर के लिए। सो मेरा नाम नारद साहू है और मैं बेसिकली छत्तीसगढ़ राजनांदगांव का रहने वाला हूँ। और मैं जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लगा था, और ऐसे भी छत्तीसगढ़ में एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ी है दिन के दिन। तो जब उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लगा था तो कुछ ऐसा कंडीशन हुआ, क्योंकि पापा बचपन से नहीं थे, तो मैंने उस सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दिया और फिर से एक मेरा गवर्नमेंट जॉब लगा राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में। तो वहाँ मैं जॉब करता था और जॉब के साथ साथ 5 साल पहले मुझे ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में पता चला, स्वामी लाइफ के बारे में, और मैंने सिद्धार्थ के साथ काम करना स्टार्ट किया। और एक जो बोलते हैं कि कम उम्र में जो अचीवमेंट चाहिए आज वो मैं ले पा रहा हूँ, और हमारे एमडी सर भी हमारे साथ में आए हैं। तो कहीं ना कहीं उनके बदौलत और उनके आशीर्वाद से और लोगों के आशीर्वाद से 2 साल के अंदर मैंने BMW कार परचेज किया। तो अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग ये काम नहीं है, ये फ्रीडम है। कई लोग इनको काम बोलते हैं, मैं बोलता हूँ फ्रीडम है। अगर किसी को 24-25 साल में फ्रीडम अगर मिल जाता है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरे जैसे 24-25 साल, 30 साल क्या 70 साल या 80 साल के लोगों को भी फ्रीडम दे सकता है। और डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो आज कहीं ना कहीं एक यूथ, जैसे मेरे जैसे बहुत सारे यूथ हैं जो जॉब के पीछे भाग रहे हैं और जॉब उनको मिल नहीं रहा है, गवर्नमेंट जॉब या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के पीछे। सरकार भी आज एक टैग लगा के बैठी हुई है कि मैं हर किसी को जॉब नहीं दे सकता। गवर्नमेंट जॉब की बात तो छोड़ दो, प्राइवेट जॉब भी लोगों को 40-50 हज़ार तक मिलना मुश्किल हो जाता है, तो गवर्नमेंट जॉब की बात तो छोड़ दो। तो आज यूथ एक ही चीज में भाग रहा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। और वही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लोगों को ये बोलकर यहाँ पर बुला रही है, या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लोगों को ऐसा अपॉर्चुनिटी देती है कि जॉब तो नहीं लेकिन ऐसा फ्रीडम आपको मिलेगा जिससे आप आने वाले जनरेशन 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा ये बिजनेस है, और आने वाले समय में सबसे ज्यादा जो फ्रीडम लोग होंगे ना सिर्फ इसी इंडस्ट्री से होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और आज यूथ को भी लगता है सर ऐसा कि हर यूथ फ्रीडम हो सकता है बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम उम्र में। तो जब मैं बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मुझे डर भी लगता था कि ये बिजनेस मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि दिन के दिन जो लोग जो है ये सोचते थे कि ये तो स्कैम वाला बिजनेस है। लोगों के मेंटलिटी में जैसे डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो स्कैम या फेक या फ्रॉड पहला शब्द वही आता है। तो उनको तो कम से कम 1 से 2 साल समझाने में लग जाता है ये स्कैम नहीं है, ये फ्रॉड नहीं है। तो आज यूथ ना वही समझते हैं कि यार ये जो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग ये मेरे लायक नहीं है। मैं बोलता हूं उनको, आज मेरे साथ में 5 लाख लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में वर्क कर रहे हैं और मैक्सिमम यूथ है सर मेरे साथ में। तो मैक्सिमम जो यूथ है उनको मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि ये जो बिजनेस है ना फेक फ्रॉड आप कहाँ नहीं है। जो बैंक में पहले पैसा जमा करते थे क्या वो था, क्या एस्टेब्लिश था, क्या नहीं था वो, लेकिन आज धीरे धीरे लोग विश्वास किए और विश्वास करते करते आज करोड़ों रुपया, लाख रुपया जमा करते हैं। सेम वैसे ही हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। अगर आप एक बार विश्वास करेंगे तो एक समय के बाद 10,000 क्या 1 लाख क्या 10 लाख भी महीने का कमा लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, सिर्फ सर 2 मिनट लूंगा आपका। अगर आप बताना चाहें तो आपकी एज बता सकते हैं? 27।
27 की एज में 5 लाख लोगों की टीम। सिर्फ सोचिए आप यूथ का कमाल क्या होता है। एक और क्वेश्चन करूंगा मैं, आप महीने में कितने दिन घर से बाहर निकलते हैं? नहीं सर, मैं घर से बाहर नहीं करता। जब मेरा इवेंट, जैसे मैं पंजाब में इवेंट था तो पंजाब में इवेंट करके आया। मैं डिजिटली वर्क करता हूँ, घर में रह के वर्क करता हूँ। पूरा काम मेरा डिजिटल होता है। डेली हमारा ऑनलाइन सेशन होता है जिसमें 1000 सुबह ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं, मीटिंग भी 1000 शाम को ज्वाइन करते हैं। घर से बाहर बिना निकले 5 लाख लोगों की टीम है ना यार? बहुत, ये एक युवा कर सकता है, यूथ कर सकता है सर। बस यही एक ऐड करना था। सो बहुत यंग एज में आपने जो इस इंडस्ट्री के बारे में जो समझ है आपने, और खास करके जब आप ये बोलते हैं फ्रीडम, देखिए एम्प्लॉयमेंट या जॉब एक ऑब्वियस चॉइस है हर एक युवा के लिए, वो शुरुआत इससे करता है। लेकिन हर प्रोफेशन का प्रॉमिस क्या है कि वो रेवेन्यू जनरेट करता है, वेदर इट्स जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस या जो भी आप इंडस्ट्री लगाते हैं, तो उसमें से आपको रेवेन्यू जनरेट करके प्रॉफिटेबिलिटी करना है। और अगर ऐसा कोई बिजनेस हो जो आप 27 इयर्स में 5 लाख लोगों के साथ घर पे बैठ के अगर डिजिटली कर सकते हैं, ये फ्रीडम के अलावा कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक बहुत बहुत बधाई आपको। सो हम लोग जाते हैं मिस्टर दीपक के पास। सो वही सवाल है, तो सवाल के ऊपर टाइम ना बिताते हुए आपकी राय आप बता सकते हैं, आपकी परिचय भी हम लोग जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आपने कैसे मेरा परिचय है, मैं छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, छत्तीसगढ़ से। और छत्तीसगढ़ में मैंने, जब मैं 20 साल की एज में था, तो वहाँ की जो कैपिटल है रायपुर, वहाँ मैं जॉब के लिए आया था। तो किसी अजनबी के माध्यम से मुझे डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज मुझे मिला, और मैंने बिल्कुल भी देर नहीं किया। मुझे लगा कि यार उस टाइम कि मुझे जादू की छड़ी मिल गई है, जिसके माध्यम से अपने परिवार का सबसे लास्ट गरीब व्यक्ति मैं रहूंगा, मतलब आने वाली जनरेशन जो रहेगी अमीर व्यक्ति होने वाली है, ये मुझे ऐसा लगा। और मैंने उस टाइम रिसेंटली में ज्वाइन किया, और मैं 20 साल की मैंने काम किया। 13 साल तक मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मैंने काम किया, और 3 साल पहले खुद की कंपनी से स्टार्ट किया, जहाँ पर आज काफी सारे स्टेट में काम चल रहा है, और काफी सारे अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। सबने बोले कि क्या डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से लोगों को करियर बन सकता है, क्या रोजगार दे सकता है? सर मैं बोलना चाहूंगा कि आज के टाइम पे अगर देखा जाए इजी और आसान रास्ता अगर पैसे कमाने का, रोजगार देने का मौका है, तो सिर्फ और सिर्फ है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऑफ बिजनेस। तो बोलना चाहूंगा कि आज सभी युवाओं को बोलना चाहूंगा कि युवा इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, क्योंकि आप अगर देखिए जॉब के बारे में सोचिए तो जॉब की आज के टाइम पे रिलायंस की कंपनियां भी लोगों को जॉब से बाहर निकाल रही है। तो सब के सब कहाँ जाएंगे? सबसे पहले वो सब के सब कहाँ जाएंगे? वो कहाँ आएंगे? सब के सब डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे। तो थैंक यू सर, आपने सभी को कैसे मौका मुझे दिया। और डायरेक्ट सेलिंग को आज के टाइम पे एथिकल तरीके से करने का हो सकता है। एथिकल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आप चॉइस करें और दिल से काम करें। ये इंडस्ट्री अगर मुझे एक गरीब व्यक्ति को घर, कार, विदेश जो भी आप सपना देखिए वो अगर पूरा हो सकता है, तो हर किसी सपने साकार हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका। सो इंडिया के लिए बिजनेस सिखाया था ईस्टर्न इंडिया ने, वेस्ट बंगाल ने, और वेस्ट बंगाल से हैं हमारे पास मिसेस गोपा दासगुप्ता। वो एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव भी रह चुके हैं जॉनसन एंड जॉनसन में, उन्होंने 15 साल के आसपास काम भी किया है, और उसके बाद में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उनका आगमन हुआ, और अभी कंपनी के जो वेल्थ जेनिक्स कंपनी है उसके सीईओ हैं। सो गोपा मैम, आपसे हम लोग जानना चाहते हैं, यू कम फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड एंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भी आपका भी अनुभव है। सो इज देयर अ कल्चरल शॉक बिटवीन कॉर्पोरेट कल्चर और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो तौर तरीके हैं, तामझाम है, और जो उस तरीके का यहाँ पे कल्चर है? सो व्हाट्स योर टेक ऑन द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फ्रॉम अ डायरेक्ट सेलिंग पर्सपेक्टिव? Great. Very good morning to everybody, and thanks a lot to Network Express for organizing this thing. Really feeling blessed for that. मैं मेरा परिचय और नहीं देना चाहूँगी क्योंकि सर ने ऑलरेडी मेरा परिचय दे दिया है। एंड वैसे राहुल तो मेरा नाम है नहीं, राज भी नहीं है, but I think Gopa Dasgupta will be enough. And I just want you people to remember me as Gopa. जैसे सर ने कहा, obviously it was a huge cultural shock, क्योंकि I will just मतलब एक सेकंड मिनट में मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरा पहला जो डायरेक्ट सेलिंग का सेमिनार मैं अटेंड किया था, that was in मुलुंड कालिदास, okay? And जब मैं एंटर किया तो एकदम मतलब एक फ्रेंड ने इनवाइट किया था, and I was sitting there, and एक मराठी गाने पे गाना बज रहा था, that was
बक्तोई रिक्शा वाला, that song was getting played and लोग डांस भी कर रहे थे एंड ऑल. सो मैंने एक्चुअली ये कभी देखा नहीं था बिकॉज कमिंग फ्रॉम बंगाल हमारा कल्चर एक्चुअली ऑब्वियसली हम सिंगिंग इसमें सब कुछ में है बट नॉट दैट वे, मतलब जो वो हो रहा था. तो मुझे ऐसा फर्स्ट मेरा इंप्रेशन ये था कि दिस इज नॉट फॉर मी, ठीक है, ये मेरा नहीं है, ये जगह मेरे लिए नहीं है. बट धीरे धीरे समझ में आया, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, प्लीज डोंट टेक माय वर्ड्स इन अदर वेज, बिकॉज आई वाज हाईली एजुकेटेड, आई हैड अ ईगो इन माय दिमाग में बहुत ज्यादा हवा भरा हुआ था कि हाँ ये मेरे लिए नहीं है, दिस इज नॉट माय प्लेस. ओके, मेरा और मतलब मेरा ऑफिस, मेरा ये, दैट इज माय थिंग. बट वो 2 सेकंड में ये हो गया जब स्टेज पे एक एक बंदा आने लगा एंड दे शेयर्ड देयर जर्नी. एंड तब मुझे समझ में आया कि एजुकेशन, ऑफ कोर्स एजुकेशन इज highly required because that gives you that edge. But for network marketing, what I felt is there was huge things which I need to learn, and that was the time कि जब मैंने मतलब surrender किया कि अगर मुझसे कम पढ़े लिखे लोग मुझसे ज़्यादा कमा रहे, that means there is something which our education system is missing. कि कुछ तो ऐसा है जो चीज़ हम पढ़ के नहीं आ रहे, जो सीख के नहीं आ रहे. And that was the time I felt कि I need to break everything. सब ईगो बाजू में रखो, पहले सीखना पड़ेगा. And that was in the year 2009. I started my journey. And then I left my job in 2016. And job छोड़ने का मतलब जब यहाँ पे बात आया ना कि is this a employment option, direct selling? Personally मुझे ऐसा लगता है कि जॉब में लोग इसलिए जाते हैं because of a fixed salary and everything, right? बट मेरा जॉब छोड़ने का रीजन ये था फिक्स सैलरी, बिकॉज आई फेल्ट मेरा हर महीने सैलरी बढ़ना चाहिए, बिकॉज व्हाटएवर आई एम वर्किंग आई शुड बी पेड फॉर दैट मोर, बिकॉज आई वाज ब्रिंगिंग बिजनेस टू माय कंपनी, आई वाज द पीआर हेड इन द कंपनी. सो दैट वाज द रीजन आई केम टू डायरेक्ट सेलिंग. इनिशियली जब पहला चेक आया था इट वाज अराउंड 1398 समथिंग एंड माय हस्बैंड आस्क्ड पीछे जीरो लिखना भूल गए क्या वो लोग? हां 2-3 जीरो, तुमने तो बोला था यहाँ पे लोग करोड़ों में कमाते हैं. But I knew that I will surely achieve that someday, and I'm so happy, I'm so blessed that I'm in direct selling. And employment, मुझे तो ऐसा लगता है it's not employment, but in direct selling we are actually offering business to everybody, right? It is their own business, they are the own. It is like more of a partnership when we come to direct selling. So of course, I feel that more of youth and of course women should participate in this industry, and I'm so proud that being in Webgen is because we are completely into digital things, like we don't have physical classes or anything. So we have reached, हमने गांव-गांव तक अभी पहुंचे हैं जहां पे we are trying to give education, और उसकी वजह से आज काफी ज्यादा लोग, मतलब I'm not only talking about the professional networkers, I'm not only talking about the professional networkers, नॉन नेटवर्कर्स जो अभी तक ऐसा होता था कि नेटवर्किंग से दूर भागते थे, उनके घर में अगर कोई काम नेटवर्किंग में रहते थे तो उनको भी ज्यादा इज्जत घर पे नहीं मिलता था उस वक्त. आज वही घरों में हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है. The reason behind that is we are educating people to not only, like मैं ये कहती हूँ कि जैसे शुलिनी यूनिवर्सिटी है, अमिती यूनिवर्सिटी है, they have already provided courses on direct selling, right? बट मुझे ऐसा लगता है कि हम उनको एक्चुअली सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं, हम उनको काम कैसे करना है, क्योंकि एक डायरेक्ट सेलर तभी बन सकता है जब वो डायरेक्ट सेलिंग में आए, वो पढ़ के नहीं कर सकता. एंड आई थिंक डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट प्लेस वेयर पीपल कैन हैव देयर ओन बिजनेस एंड हैव द लिबर्टी टू स्पेंड देयर मनी एंड टाइम एट देयर ओन वे. थैंक यू. ओके, सो एजुकेशन के बारे में मैडम ने बात की. एजुकेशन अलग अलग प्रकार के होते हैं जो हम लोग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सीखते हैं, दैट इज एकेडमिक एजुकेशन है. लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो हम लोग सीखते हैं दैट इज रियल लाइफ एजुकेशन है. और यहाँ पे जो हमको जो जीने का ढंग और जीने का तरीका जो मिलता है, इसके लिए वो सेलिब्रेशन किसी के लिए होगा, किसी के लिए फ्रीडम होगा, और किसी के लिए मतलब ये इंडस्ट्री का हिस्सा ही मतलब ना बनने का कोई कल्पना भी नहीं कर सकते. मैं मुझे पूछना है कि जब आपने
हॉल में गए, आपको ऐसा लगा कि ये आपके लिए नहीं है, अब इंडस्ट्री में इतने साल होने के बाद आपको ऐसा लगता था कि कॉर्पोरेट वाज नॉट फॉर Yes. I really feel that was not my place actually. सो अभी This is my place. सही जगह पे आप आए हैं। Yes. So, आप जैसे बहुत सारे महिला लीडर की इस इंडस्ट्री के लिए जरूरत है। कितने लोग यहाँ पर हैं जो 25 इयर्स और उसके नीचे, 25 इयर्स और उसके नीचे? ओके, पूरा हाथ उठाइए। So I can hardly see 4 or 5 people. So मेरा अगला सवाल ये टॉपिक में है, and that is कि क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक क्रेडिबल प्रोफेशन लोग मानते हैं अपने माँ बाप बच्चों के लिए? अभी आज हम लोग देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा, हर 3 से 4 साल में एक नया ट्रेंड आ जाता है। जब हम लोग 99 से लेके 95 से लेके 2000 में इंडिया में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज थी, खास करके मल्टीनेशनल कंपनीज थी, एक आध दो इंडिया की कंपनी आई। लेकिन जिस 2000 में इंटरनेट आया, बाइनरी स्ट्रक्चर्स आया, तो बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स आए और उसमें बाद में हॉलिडे कूपन्स भी आ गए, कोई सर्वे आ गया, कोई और कुछ आ गया, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए। और अभी का ट्रेंड ये है कि जो यूथ का जो तबका जो है which is inclined towards fintech या डिजिटल एसेट्स की कंपनियां, वो क्रिप्टो हो सकता है या फॉरेक्स हो सकता है या इनके नाम पे ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करने वाली बहुत सारी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक काफी बड़ा थ्रेट है। तो एक्चुअली अगर देखेंगे तो यंगर जनरेशन इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट, क्योंकि हर एक के हाथ में मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, ऑल काइंड ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्शंस आर देयर और लोग वहां से बहुत आसानी से पैसे कमा सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे कि यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए ये इंडस्ट्री सफल हुई है या नहीं हुई है, क्या वो लोग समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कैन बी अ सस्टेनेबल लेजिटिमेट करियर जो सामने से जाके किसी को बता सकते हैं कि यार मैं एक प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर हूँ। मैं हमारे पैनलिस्ट से जानना चाहता हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। नारायण सर, आप तो डिजिटली इस बिजनेस को कर रहे हैं, घर पे बैठ के जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी है, सोशल मीडिया है, देखिए पहले हमारे पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूबर नहीं हुआ करते थे, रियलिटी शोज नहीं हुआ करते थे, और अभी ये पूरे एक नए न्यू एज प्रोफेशंस बन गए। अगर आप देखेंगे IPL का जमाना है, पहले हम लोग टेस्ट मैच देखते थे, बाद में वनडे को थोड़ा पसंद किया, अब तो 2020 है, अभी तो 10 ओवर्स के भी मैच चल रहे हैं। अब इंग्लैंड में देखेंगे तो 100 का मैच चल रहा है, 100 डिलीवरीज। तो फॉर्मेट चेंज हो रहा है। तो क्या इंडस्ट्री में भी हम लोगों को अपने तरीके बदल के अट्रैक्ट करने में कामयाब हो चुके हैं, या कितने लोग इसमें सक्सेसफुल हुए हैं? क्या लोग डायरेक्ट सेलिंग को एक क्रेडिबल प्रोफेशन मानते हैं, अपने बच्चों को करियर बनाने के लिए हौसला देते हैं? क्या आपकी इसके बारे में राय है? ओके, थैंक यू सो मच सर। अगर मैं बात करूं डिजिटली की बात करूं, आज पूरा दुनिया डिजिटल हो चुका है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि आज मैं छोटे छोटे बच्चों को भी देखता हूँ, यूट्यूब और इंस्टाग्राम में सब शामिल है। भारत सरकार ने एक अभियान चलाया था, पहले डिजिटल इंडिया का, उसके बाद एक और अभियान चलाया था डिजिटल इंडिया 2.0 का। एक टेक्नोलॉजी जो हर यूथ को आगे लेकर आता है, वो हो सकता है इंस्टाग्राम से, हो सकता है यूट्यूब से, या हो सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से। सर ने एक सवाल मुझे किया कि सर सोशल मीडिया या ये जो बिजनेस है आज के जो जनरेशन है उनके लिए, या फिर उनके फायदे की है क्या, या हर कोई कर सकता है क्या? तो मैं वही चीज बोलना चाहूंगा कि भारत में 80% लोग जो है वो, चाहे वो छोटे शहरों से हो या छोटे गांव से हो, वो डिजिटली पेमेंट करते हैं, डिजिटली सर्विस, ऑनलाइन जो भी काम है वो सब काम करना स्टार्ट करते हैं। तो क्यों ना 18 साल के बाद या 20 साल के बाद या 30 साल के बाद हर एक यूथ जो है डिजिटली काम नहीं कर सकता। और अब जमाना बदल चुका है, जब तक हम पुराने चीजों को नहीं छोड़ेंगे तब तक नया चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो पहले का जमाना था कि घर में जाकर प्रोडक्ट सेल करना या फिर लोगों को ये बिजनेस के बारे में बताना घर घर जाके, बट अब जमाना बदल गया, डिजिटली हो चुका है। और डिजिटली होने के कारण 80% लोग अगर डिजिटली पेमेंट कर रहे हैं, डिजिटली ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो, तो मेरे हिसाब से लगता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हर एक यूथ को, हर एक व्यक्ति को वहां ऊंचाई तक पहुंचा सकता है जहां वो पहुंचना चाहता है। सर सबसे बड़ा माध्यम है ये डायरेक्ट सेलिंग, डिजिटली काम अगर करे तो। और बस इसको समझना है, एक माइंड में थॉट लेके आना है कि अगर सब
डिजिटली काम कर रहे हैं सोशल मीडिया में, तो हम क्यों अभी भी नहीं है? बस ये थॉट अगर लेके आ गए तो सब सोशल मीडिया में आ बिल्कुल, आपके प्रोडक्ट्स ऑनलाइन हो या डिजिटल हो या आपके प्रोडक्ट ऑफलाइन हो या जो टैंजिबल टच एंड फील वाले प्रोडक्ट्स हो, लेकिन आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस होना आज जरूरी है। अगर आपका सोशल मीडिया का प्रेजेंस नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी एक नई चीज बता दो, लोग वही स्मार्टफोन में चेक कर लेते हैं कि भाई ये जो बता रहे हैं वो सच है या नहीं, ठीक है, वो क्रॉस चेक करते हैं। तो इतना फास्ट तेजी से आज इंफॉर्मेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सो दीपक सर, आपके राय में क्या यूथ को बढ़ावा मिल जाता है अगर कोई ये पूछेगा कि यार मुझे डायरेक्ट सेलिंग में प्रोफेशन बनाना है, तो क्या मिलता है उनको? प्रोत्साहन मिलता है कि उनको डांट मिलती है, बोले ये सब हमारा काम नहीं? थैंक यू सर। पहली बात तो सर आप बोलना चाहूँगा कि अगर किसी से राय ले, अगर इंडस्ट्री के लोग नहीं हैं तो लोगों को प्रोत्साहन तो बिल्कुल नहीं मिलता। लोग बोलेंगे तू भी चक्कर में टोपी बनाना लगा, नहीं बोलेंगे। लेकिन आज के टाइम में ना युवा भी काफी जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि अब अधिकतर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां पहले ग्राउंड पे काम करती थी, लेकिन अब डिजिटली काम कर रही, लोग समझ रहे हैं। और जो लोग डिजिटल नहीं है वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ मार्केट होते जा रहे हैं। तो जमाना बदल गया है। अगर हम कंपनीज को भी अगर सर्वाइव करना है तो ऑफलाइन इज गुड, बट अगर लोगों के से जुड़ना है तो हमें ऑनलाइन सोशल मीडिया में आना होगा। और आज के टाइम में हर कंपनी सर सोशल मीडिया में आ चुकी है, हर कंपनी अच्छे प्रोडक्ट के साथ सोशल मीडिया में उतर रही है, और उसका बेनिफिट भी आज कहीं ना कहीं बहुत सारे कंपनियों को मिल रही है, लोगों को मिल रही है। अगर बात करें नारा साहू जी भी घर बैठे काम कर रहे हैं, ऐसे ढेरों एग्जांपल्स हैं जो कि घर बैठे ऑनलाइन काम करके डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, और बिजनेस काफी तेज बढ़ रहे हैं। क्योंकि पहले लोग मार्केट में थे, लेकिन आज जब मार्केट जाएंगे लोग आपसे बात करने लोग नहीं है, आपके सामने बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर सोशल मीडिया रिक्वेस्ट डाले तो आज हर व्यक्ति, अगर आप निकलेंगे मेट्रो में आते सर अभी, तो कोई व्यक्ति किसी से बात नहीं करता, सबके सब मोबाइल देख रहे हैं। मतलब हमें अगर लोगों तक पहुंचना है तो उनसे नहीं पहुंच रहे हैं, हमें उनके मोबाइल तक पहुंचना कुछ भी नहीं कर रहा है। अगर हम मोबाइल तक पहुंच गए तो डेफिनेटली हम बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू। गुड। मैंने अभी आते हुए जो कंपनी से जो पिकअप करते हैं जो एम्प्लॉइज को, आईटी कंपनी का कोई बस था, मैंने देखा वो ट्रांसपेरेंट ग्लासेस थे। मैंने कहा कम से कम 50 लोग बैठे रहेंगे, एंड लिटरली एवरीबॉडी वाज, इनका मतलब ईयरबड है और मोबाइल फोन में है। तो हमको अगर यूथ को अट्रैक्ट करना है तो सोशल मीडिया के थ्रू ही उनको जाना पड़ेगा। ये वन ऑन वन वगैरह करना, वो क्लासिकल, मतलब हम लोग ये बोलते हैं कि मैं ट्रेडिशनल बिजनेस से हूँ और अभी मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ, तो हमको ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग न्यू एज है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में भी अभी ट्रेडिशनल डायरेक्ट सेलिंग आ गया है और इनोवेटिव डायरेक्ट सेलिंग आ गया है, जो विच इज वेरी वेरी रिलेवेंट। सरिता मैम, आपकी राय में क्या यूथ को, आप महिला होते हुए महिलाओं को भी एक क्रेडिबल ऑप्शन डायरेक्ट सेलिंग बनाने के लिए घर से प्रोत्साहन मिलता है, उनको एनकरेज किया जाता है कि यार उनको ऐसा बता डिस्करेज किया जाता है? अभी तो मैं मेरे बारे में बताना चाहती हूँ। पहले तो जब नेटवर्क इंडस्ट्री में मैं काम करना चाहती थी, मतलब सर मुझे हमेशा बोलते थे कि आपको काम करना है, आपको आगे आना है। बोलना तो सबको आता है, क्योंकि ये तो बोलने का काम। नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना है तो आपको स्पीच अच्छी आनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आपका आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए, आपके उसके ऊपर आपकी स्टडी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन महिलाओं के ऊपर बोलेंगे तो घर से पहले तो किसी को बोलते कि नहीं करना है, और प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि एक महिला क्या कर सकती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पूरे घर की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आज के जमाने में महिलाओं को, जितनी महिला आगे बढ़ सकती है, वो घर बैठे बैठे भी सोशल मीडिया के मार्फत भी काम कर सकती है, ऑनलाइन मार्केट से भी काम कर सकती है, प्रोडक्ट बेस के ऊपर भी काम कर सकती है। तो मेरा कहना है कि सभी महिलाओं ने आगे आना चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल। सो महिलाओं के लिए कभी भी एक ऐसी एडवांटेज रहती है कि वो घर पे रहते हैं, घर का काम इंडिया में महिलाओं के लिए एलोकेशन किया हुआ है, बच्चों की परवरिश करते हैं, घर पे हस्बैंड का भी ख्याल रखते हैं। तब उनको एक ऐसा ख्याल आता है कि अगर मैं भी कुछ 5,000, 10,000, 15,000 एक्स्ट्रा इनकम करूं तो फैमिली के लिए हेल्प होगा। लेकिन यहाँ डेफिनेटली प्रोफेशनल अप्रोच की जरूरत है और महिलाओं के लिए एनकरेज करने की जरूरत है। और ऐसे कॉन्फ्रेंस के जरिए हम लोगों के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं कि इस इंडस्ट्री की ताकत क्या है और कि क्या इसके पोटेंशियल है। गोपा मैम, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आपके कंपनी के जरिए या इंडस्ट्री का आपका ऑब्जर्वेशन ये रहा कि आपके साथ जो काम करते हैं वो यूथ है या एक सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल, लॉन्ग टर्म का बिजनेस करने के लिए वो कमिटेड है? ओके, हेलो, थैंक यू। फर्स्टली मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब हमने हमारा कंपनी लॉन्च
लॉन्च किया, दैट वाज कोविड टाइम। ओके, पहला 21 दिन खत्म हुआ था उस वक्त, मतलब पहला 21 दिन का लॉकडाउन जब खत्म हुआ, दैट वाज 16 अप्रैल, जिस रात को हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी आके बताए थे कि अभी और आगे बढ़ने वाला है ये लॉकडाउन। So that was the day we launched our company. So you can understand that how much we are into, we feel कि social media digitally जाना जरूरी है, क्योंकि उस वक्त कोई भी निकल नहीं सकता था। And बहुत ही एक important point जो आपने अभी जस्ट जिक्र किया कि कई बार ऐसा होता है कि लेडीज स्पेशली उनको लगता है कि घर से निकल के, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग का बात करते हैं, घर से निकलना मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। ओके, सो फॉर दैट ऑफ कोर्स इट इज ऑलवेज गुड कि डिजिटल जाना, डिजिटली काम करना एंड एवरीथिंग। आई विल गिव यू माय एग्जांपल आल्सो, बिकॉज़ व्हेन आई केम इनटू मुंबई में आई डिडंट हैव फ्रेंड्स, आई डिडंट हैव रिलेटिव, बिकॉज़ मैं ट्रांसफर होके यहाँ पे आई थी एंड आई टुक अ डिसीजन ऑफ डूइंग नेटवर्किंग। तो सबसे पहले हमारे अपलाइन या लीडर्स क्या कहते हैं, लिस्ट बनाइए, एंड आई डिडंट हैव अ लिस्ट। ओके, क्योंकि मुंबई में मेरा कोई भी जान पहचान वाला नहीं था, एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया माय एंटायर टीम वाज बिल्ट ऑन सोशल मीडिया। ओके, बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है कि ट्रेडिशनल जो वे है ना, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, because until and unless you meet that person, हम Zoom पे बात करते हैं, हम Zoom पे मीटिंग करते हैं and everything, okay? बिजनेस तो लॉकडाउन में ही हमारा तैयार हुआ, राइट? तो उस वक्त Zoom के अलावा कोई उपाय नहीं था। हमने लोगों को सिखाया कि किस तरीके से सोशल मीडिया को यूज करना है, किस तरीके से आपका फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, इंस्टा अकाउंट होना चाहिए। तो वी हैड टू टीच देम, क्योंकि ट्रेडिशनली सिर्फ वुमन की बात नहीं है, it is even for men. Many were there who didn't know exactly कि हमारा पेज पे क्या दिखना चाहिए। When somebody is visiting your page, वो पेज पे क्या कवर पिक पे होना चाहिए। काफी लोगों का तो फूल या अच्छे कुछ थॉट्स, ऐसे मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह, बट हाउ विल यू बी आइडेंटिफाइड, आपको कैसे पहचानेगा कोई। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड कमिंग टू द, क्योंकि Zoom पे आप कितना भी बात करो and everything, but until and unless when you meet your leader, I think the leader comes with the aura, okay? वो aura के अंदर जब तक वो बंदा आता नहीं है ना, हो सकता है अगर एक नॉन नेटवर्कर है, and especially speaking about youth, जो नए लोग हैं, जो women है, जब तक आप वो leader के aura में नहीं आते हो ना, you are not part of it, आप 100% उसका part नहीं हो पाते हो। तो दोनों चीज की जरूरत है बहुत ज्यादा। एक क्वेश्चन कि यहाँ पे कितने लोग ने डायरेक्ट सेलिंग को एज ए करियर सेलेक्ट किया? कौन सी उम्र में सिलेक्ट किया? अच्छा, करियर आपने सिलेक्ट किया कि जैसे सर ने बोला था कि बाय चांस आया कि बाय चॉइस आया? आप बताइए। बाय चांस आया सब लोग। तो ये आप सब लोगों ने हाथ ऊपर किया, पर आई थिंक वो गलत था। मैंने पूछा था क्वेश्चन कि करियर किसने सिलेक्ट किया? करियर सिलेक्ट कैसे होता है? जैसे अपने एक इंडियन सोसाइटी में, हाँ, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ठीक है, बस ये दो चीज होता था। उसके बाद फिर प्रोफेशनल कुछ कोर्सेज शुरू हुए, ठीक है। आज तक सोसाइटी में हमको ये नहीं पाया जाता है कि आप एक डायरेक्ट सेलिंग करें। इवन मैं ऐसे बहुत सारे टॉप के डायरेक्ट सेलिंग को जानता हूँ जो अपने बच्चों को डॉक्टर बना रहे हैं फॉरेन में, वो अपने बच्चों को इंकरेज नहीं कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं। दिल्ली में एक बहुत बड़ी कंपनी, उसके बहुत बड़े लीडर है, इंडिया के टॉप लीडर, मैं जानता हूं उनको। उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि ठीक है, मैंने जो कष्ट झेला मेरे बच्चे के लिए, मतलब ये होता है। इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन है इसके लिए मैं एक चीज और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा हूं कि इसके लिए वुमेन्स बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी रखते हैं, राइट? और अगेन एडजेसेंट क्वेश्चन कि इस प्रोग्राम का यूथ एंड वुमेन हमने एक सब्जेक्ट रखा था, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वुमेन सिर्फ गिनती से कुछ लोग हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि देखिए, पैनल हो रहा है, पैनल में आप सब लोग पॉजिटिव बातें बोल रहे हैं, लेकिन जब तक हम क्वेश्चंस नहीं रेज करते हैं ना, उसका सॉल्यूशन कभी मिलेगा नहीं। तो एक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सबसे पहला कि क्यों सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है इसको एज ए करियर लेने में? यू बीइंग अ कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव, पीआर है,
Yeah. एंड विमेन क्यों नहीं है ऐसे प्रोग्राम में, ऐसा क्या करना चाहिए विमेन्स पार्टिसिपेट करें? थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जैसे मैं जब फर्स्ट टाइम गई थी उससे पहले तक मुझे डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री मतलब एक अलग सा एक फील्ड है उसमें मैं करियर बना सकती हूँ ये पता ही नहीं था। तो अगर मुझे मैं इसलिए विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल एजुकेटेड पीपल क्योंकि उस वक्त मुझे लगा था मेरा एजुकेशन कोई काम में नहीं आया बिकॉज इफ आई डिडंट नो दैट आई हैव सच अ बिग स्कोप राइट। आई विल ऐड टू दैट कि और एक चीज जो यहाँ पे जितने भी वुमेन है मैं उनको लेडीज जो है उनको बोलना चाहूंगी इवन टू माय जेंट्स फ्रेंड्स कि जैसे आपने कहा कि हम एनकरेज ही नहीं करते हैं ये चीज ज्यादा घर पे बात करने का। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपकी वाइफ भी डायरेक्ट सेलिंग में आ जाए बट इट इज नेसेसरी कि आप घर पे इस चीज के बारे में बात कर रहे हो क्या बिकॉज जैसे मैम ने कहा 28 दिन बाद क्यों है आर यू डिस्कसिंग योर प्रोग्रेस आर यू जब कोई अवार्ड फंक्शन हो रहा है आप अपनी वाइफ को लेके आ रहे हो क्या अपने बच्चों को लेके आ रहे हो क्या आर दे सीइंग योर like you're winning not सिर्फ मैं एक ट्रॉफी लेके घर जाती हूँ फोटोज दिखाती हूँ no it doesn't motivate them when they come inside that when they are part of it then only it is important. I have taken a small step like I am a single mother and what I've done is I have involved my son completely. He studies in Delhi but कोई भी बड़ा प्रोग्राम होता है I try to call them, come, you have to understand that what your mother is doing, right? So ये मुझे लगता है कि ये हम सबका, ये सिर्फ वुमन का नहीं, ये हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें. It is not that मैं जब डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट कर रही हूँ तो नहीं मेरे रिलेटिव्स को तो बताना नहीं है, मुझे मेरे डाउनलाइन के लिस्ट के ऊपर काम करना है. No, first you start from home. You have to start from home. Because बोलते हैं ना कि charity begins at home. हाँ, तो it has to start from home. Just one किशोर सर कि सेम चीज को लेकर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि you being a general secretary from FDSA reputed organization across India, आप क्या चाहते हैं कि ऐसा FDSA क्या करना चाहिए या फिर लोगों को क्या करना चाहिए जिससे कि ये घर घर पे एक कहानी बन सके? आप क्या चाहते हैं FDSA इसके बारे में कुछ करना चाह रही है? Actually, it all matters like perception. सबसे पहला हम सभी अपना परसेप्शन चेंज करना चाहिए. आपने अभी एक रेफरेंस बताया कि लीडिंग कंपनी के टॉप लेवल में अपने बच्चों को इस कैंप पे नहीं ला रहा है. ये एक्चुअली इट्स नॉट गुड. मैंने कुछ और नेटवर्कर को देखा हूँ, सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन डायरेक्ट सेलिंग में आ रहे हैं. Very recently I came to know through Surendra Vashi. He collecting some data across India. सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में जो सेकेंड जनरेशन अपनी पेरेंट्स की आईडी या उनकी फैमिली आईडी कंटिन्यू कर रहा है और आप यकीन नहीं करेंगे थर्ड जनरेशन में एंटर किया. सो दिस इज अ वेरी गुड साइन. ये बात कितने लोगों को पता है? We have to change the perception of the people. Then government. जब लोगों को ये पता है कि ये भी एक रेस्पेक्टफुल बिजनेस है और जैसा पहले ट्रेडिशनल बिजनेसेस फैमिलीज करते थे जनरेशन वाइज, we have to take direct selling to that extent. अगर आज आप दाने डालें तो ये कभी खत्म नहीं होगा. आप नेटवर्क खड़ा करें, जनरेशंस टुगेदर, इट कैन ग्रो. नेटवर्क में इतना मेहनत करके पैसा कमा और वो 40-50 लाख लेकर उसको एजुकेशन ऐसा दिला रहे कि अब्रॉड जाके सेटल. आप यहाँ कमा के उधर ला रहे पैसा. आप जब ये काम क्यों किया? आपको नौकरी नहीं मिला था, कोई करियर नहीं था, कोई लाइफलाइन नहीं था. आप मेहनत करके पैसा कमाए और वापस कोई जॉब के लिए ये बड़ा एजुकेशन लगा. वी हैव टू चेंज दिस परसेप्शन. इतना विश्वास दिलाना चाहिए कि ये बिजनेस से ये भी हो सकता है. बेटा हो बेटी, for both this business can be a very good career, a profession.
भी लोग मौजूद हैं जिनके बच्चे हैं, कितने लोग अपने बच्चों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताते हैं या करियर करने के लिए एनकरेज करते हैं? ओके, गुड। सो ये पैनल डिस्कशन से आपको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल रहा है? यस और नो? आप कुछ सीख रहे हैं? एंगेज हैं? सो एक इम्पोर्टेंट हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पैनल डिस्कशन में, और वो ये है कि ये बिजनेस, जैसे हम लोग शुरुआती दौर में इस बिजनेस को समझते थे, दिस बिजनेस इज ऑफ रेफरेंस। रेफर करना है इसको, लोग माउथ पब्लिसिटी, वर्ड ऑफ माउथ, ऐसे अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर स्किल ऑफ कम्युनिकेशन और आपके प्रेजेंटेशन स्किल। आपने बहुत बार देखा रहेगा कि एक व्यक्ति को आपने किसी ने प्रेजेंटेशन दे दिया, कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में बता दिया, लेकिन वो इंस्पायर नहीं हुआ, लेकिन वही व्यक्ति कोई दूसरे व्यक्ति के जरिए कोई दूसरा कंपनी में ज्वाइन हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि इंडस्ट्री सेम थी, हो सकती है कंपनी भी सेम थी, लेकिन आपका कम्युनिकेशन करने का तरीका, आपने जैसे किशोर सर ने बता दिया कि उनका जो परसेप्शन है इंडस्ट्री का, वो उन्होंने कुछ अलग तरीके से बता दिया। सो क्या हम सभी लोगों को लगता है कि कम्युनिकेशन इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल स्किल? यस और नो? हम लोग पैनलिस्ट से जानेंगे कि जैसे नारद सर, मैं फिर आपके पास आऊंगा कि डिजिटली लिमिटेशंस हैं, जूम में लिमिटेशंस हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल यूज करके अब 5 लाख लोगों का टीम अगर खड़ा कर पाए हैं, तो डेफिनेटली आप में वो स्किल है। सो क्या आप ये स्किल अपने टीम को भी पास ऑन करते हैं, और कितना क्रिटिकल है सक्सेस के लिए योर आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड योर प्रेजेंटेशन स्किल्स? थैंक यू सो मच सर। सर अगर मैं बात करूँ कम्युनिकेशन या पब्लिक स्पीकिंग की बात करूँ, तो ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मुझे बोलना बिल्कुल नहीं आ रहा था, डर लगता था। 2-4 साथ ये आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, जब शुरुआत आपने बिजनेस ज्वाइन किया, 5-6 या 10-15-20 लोग रहते, तो स्टेज में जाके कुछ बोलना होता था तो हाथ पैर कांपने लग जाते थे। सेम कंडीशन मेरा भी था, और इस समय ना मुझे अभी भी वो स्टेटमेंट याद है, महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट है कि इंसान सोच की मूर्ति है, जो इंसान जैसा सोचता है वैसा वो बन जाता है। मान लो बात, मैं कुछ सोच रहा हूँ कि मुझे लोगों को 10 लोगों को प्लान बताना है, सिर्फ सोच रहा हूँ, लेकिन उनको मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो शायद वो कभी भी मेरे बिजनेस को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। पब्लिक स्पीकिंग इतना जरूरी है, जितना आप सोचते हैं, सोचने के बाद एक्शन लेते हैं, उतना ज्यादा बिजनेस में वो इन्वॉल्व होंगे और वो आपके बिजनेस में ज्वाइन कर सकते हैं। इतना जरूरी है पब्लिक स्पीकिंग, जितना खाना जरूरी है उतना पब्लिक स्पीकिंग जरूरी है। सर जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था, तो कुछ लोग मुझे बोलते थे कि तुम तो यार बोलते हो ना तो समझ में बिल्कुल नहीं आता, या बोलते हो भी ना तो ऐसा लगता है कि यार क्या बोल रहे हो और कहाँ पहुंच गए। तो उस समय मुझे समझ में आ गया था कि अगर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जो व्यक्ति, जो लड़का 2, 4, 5, 10 लोगों के साथ में मतलब बोलने से डरता था, हेजिटेशन होता था उनको, आज वो हजारों लोगों के बीच में, 2000, 5000 लोगों के बीच में अगर बोल सकता है कुछ भी, तो ये पब्लिक स्पीकिंग का ही कमाल है। और ये बेहद जरूरी है सर, क्योंकि मैं अपने ट्रेनिंग और मीटिंग में बोलता हूँ कि 5 स्किल हमको सीखने ही चाहिए। पहला रिलेशनशिप स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल, कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल और इन्विटेशन स्किल। इसके बिना ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि आप जो चीज सीख रहे हो उनको आप बता ही नहीं पा रहे। मैं हर दिन अपने टीम में जब भी ट्रेनिंग होता है तो मैं उस चीज को बोलता हूँ कि अगर आप ज्वाइन किए तो बोलना सीखिए पहले। अगर आप बिजनेस में ज्वाइन किए तो बोलना सीखिए। अगर बोलना भी नहीं आता तो आप ट्राई करिए, एक बार प्रयास करके देखिए कि 2-4 लोगों के साथ में बोलिए। एक बार हैबिट बन जाए तो 2-4 क्या 5, 10, 15, 20, 50 लोगों के साथ में बोलना स्टार्ट करें, तो इतना जरूरी है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, जैसे बहुत सारे अलग अलग फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में हम देख सकते हैं और क्रिकेट कैप्टन देख सकते हैं, वो अपने कम्युनिकेशन स्किल से लोगों का दिल जीतते हैं, या यूनिटी बनाए रखते हैं, या इलेक्शंस जीतते हैं और अपना विजन को आगे बढ़ाते हैं। सरिता मैम, आपको क्या लगता है कि भाई चांस आप तो आए नहीं, भाई मतलब भाई चॉइस आप आए नहीं, लेकिन आपका 14 साल में आप पहले जो थे और अभी हैं उसमें फर्क है, तो कम्युनिकेशन आपने इम्प्रूव किया है, और आपके टीम में कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल के लिए कितना इम्पोर्टेंस आप देते हैं? थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसी का आंसर देने के लिए मैं कब से थी। और मैंने बोला कि मुझे नेटवर्क के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन सर के साथ में रह के मैंने देखा सेमिनार, बहुत सारे लोग जब सर के साथ मिलते थे
तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका आई कांटेक्ट, उनको हाथ मिलाने का, वो सब मैं देखती थी। लेकिन जब मैंने इस इंडस्ट्री में काम करना चालू किया तब मैं 10 लोगों के पास जाती थी, ये मेरा एक्सपीरियंस है। उसमें से 9 लोग मुझे ना बोलते थे, तो मुझे पता चला कि मेरे में कुछ तो कमी है। पहले तो मुझे अच्छा होना चाहिए, बात करना चाहिए, जो मुझे पॉइंट्स है उनके दिल तक पहुंचने चाहिए, उनके दिमाग तक पहुंचने चाहिए। जैसे प्लान प्रेजेंटेशन या कोई भी बात उन तक पहुंचनी चाहिए। तो मैं कैसे करूं? तो मैंने खुद को पहले चेंज किया, बात करने का तरीका चेंज किया, आई कांटेक्ट चेंज किया, प्रेजेंटेशन चेंज किया, खुद को पहले चेंज किया। फिर पहले खुद को कैसे रहना है ये मैंने, फिर लोगों को, मतलब हर जगह पे मैं जाती थी तो मैं सभी को देखती थी। हर जगह पे मैं जाती थी राहुल सर के साथ, तो मैं हर जगह पे देखती थी कि ये कैसे रह रहे हैं, ये कैसे बात कर रहे हैं, इनका इस सिस्टम में क्या कर रहे हैं, तो कैसे फैमिली को ऐड कर रहे हैं। तो मैं कुछ नहीं करती थी, लेकिन ये आज जो मैंने माइक पकड़ा है, तभी मैंने फर्स्ट टाइम पकड़ा था, मुझे बहुत डर लग रहा था और मैंने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि जब पहले स्टार्टिंग होता है ना तो डर तो बहुत लगता है। और आज भी सच में बोलते हूँ, पहले मैं फर्स्ट टाइम इस पैनल डिस्कशन में बैठी तो मुझे थोड़ा सा अंदर से बहुत ज़्यादा डर लगता है, और डर के आगे जीत है। तो 100% कि ऐसा लगता है कि जब भी डर लगता है तो आपको वहाँ से हिलना नहीं है, चुपचाप बैठना है, जो आपको क्वेश्चन है उसका आंसर देना है और आगे बढ़ना है। अगले डिस्कशन में 100% मैं रेडी होके आऊंगी, क्योंकि खुद के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखना है। तो थैंक यू सर। बिल्कुल, ये कम्युनिकेशन हो या प्रेजेंटेशन स्किल्स हो, ये हमको स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा नहीं सिखाते। वो लाइफ एजुकेशन जब हम लोग प्रैक्टिकली अपना काम स्टार्ट करते हैं, खुद सीखते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग तो ये कूट के लोगों को सिखाती है। जैसे मैडम ने कहा कि पहले तो लोगों को माइक पकड़वाने में बहुत प्रॉब्लम होता था, अभी माइक छुड़वाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। लोग एक बार माइक पकड़ेंगे तो छोड़ते ही नहीं, रोकना पड़ता है, अलग अलग सिग्नल देना पड़ता है कि यार हो गया टाइम। सो गोपा मैम, आपसे जानना चाहते हैं, कम्युनिकेशन इज हाउ क्रिटिकल इट इज, presentation skills, how critical it is for success in direct selling profession? Yes sir, thank you. मुझे तो सबसे पहले ये लगता है कि जब हमने पढ़ाई किया और हमको कोई भी बड़े कंपनी में मतलब नौकरी के लिए करना होता था, तो the first thing that time, I don't know, people must be doing it now also, कि पैसा देके कोर्स करके पब्लिक कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्सेज करना पड़ता था। Then they used to become proper, right? पहले तो direct selling industry में you are getting it by default, right? You are getting a chance जहाँ पे आपको बोलना आता नहीं है, आ जाएगा। It is all about imitating what your senior is doing, and of course in the right way, right? तो धीरे-धीरे बोलना आ जाएगा। But I feel कि everything, मतलब ये industry में success तभी हो सकता है जब आपका कम्युनिकेशन स्किल इज गुड, ओके, बिकॉज आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपके साथ सामने वाला पहले कंफर्टेबल होना चाहिए, एंड देन ओनली यू कैन पिच योर कंपनी, राइट? तो सबसे पहले तो वही दैट पब्लिक कम्युनिकेशन जो है, दैट कम्युनिकेशन स्किल हैज टू बी डेवलप्ड, एंड फॉर दैट वो डेवलप करने के लिए भी बुकिश नॉलेज या कोई कोर्स काम नहीं आता है। जब वो फील्ड में उतर के एक दो बार, वही जैसे मैम ने कहा कि 10 लोगों में 9 लोग ना बोलेंगे, and then you will understand कि कहाँ मुझसे गलती हो रही है, and then you will learn. And एक छोटा सा, मतलब before handing over the mic, I will tell you a small thing which helped me a lot. मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। मेरा पहला कंपनी जो था, और मैं I didn't know कि कैसे प्रेजेंटेशन देना है, और मेरे पास लोग भी नहीं थे, तो मैंने शुरुआत में यही सोचा था कि अगर मैंने प्लान नहीं दिया किसी को तो मैं डिनर नहीं करूँगी, ओके? एंड हाँ, वो मैंने खुद को दिया था, एंड मैंने ऐसे सोचा था, एंड माय हस्बैंड वाज अगेंस्ट दिस डायरेक्ट सेलिंग के, वो अगेंस्ट ही थे, उनको नहीं चाहिए था कि जॉब करके फिर मैं डायरेक्ट सेलिंग के पीछे इतना टाइम दूँ। बट आई मेड अ पॉइंट दैट खाना नहीं खाऊंगी जब तक प्लान नहीं दूंगी। तो मैं, अगर मेरा कोई प्लान नहीं होता था तो आई यूज्ड टू गिव प्लान टू माय हस्बैंड, ओके? तो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन कौन देगा? जो अगेंस्ट है इस चीज का, तो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शंस वो देते थे, एंड आई यूज्ड टू पॉइंट इट डाउन, नोट इट डाउन, फीडबैक कि अच्छा ये बोला था और मुझे रिप्लाई नहीं देने आया। तो ये रेगुलर चलता था मेरा,
कि जिस दिन भी बाहर मीटिंग नहीं हुआ उस दिन मेरे हस्बैंड को बुलाया। इससे मेरा कम्युनिकेशन स्किल भी और बेटर हुआ। See, I was in PR, public relations में थी, obviously एक multinational company में थी, वहाँ पे obviously I had a good communication skill. But when you are coming to direct selling, it's a complete different ballgame. It is not the same. Okay, आपका complete presentation अलग है। But जितना आप presentation देते हो, ये चीज मुझे उस वक्त सीखने को मिल गया था कि जितना मैं presentation दे रही थी, उतना मुझे समझ में आ रहा था कि मैं और better हो रही थी। राइट, एक अच्छा ये हुआ कि मेरे हस्बैंड बोर हो गए कि इतना प्लान सुन के, देन ही गेव हिज कॉन्टैक्ट्स कि भाई तुम जाओ एंड गिव देम प्लान प्रेजेंटेशन। सो दैट वाज द वे। एंड सेकंड थिंग कि व्हिच आई लर्न कि उसके बाद अगर मैं 10 लोगों के साथ बैठती थी तो 9 जॉइनिंग आते थे, एक मना करते थे, तो आई न्यू दैट आई एम इम्प्रूविंग। सो ये कम्युनिकेशन स्किल हैज टू बी डेवलप्ड, अदर देन दैट वी कांट बी इन डायरेक्ट सेलिंग। Surely, not केवल direct selling industry, but even the government of India also skill development के जरिए लोगों को ये सिखाना चाहता है, क्योंकि देखिए इंडिया में कोई भी एक देश का इकोनॉमी 3 सेक्टर से बटी हुई है। सबसे पहले है एग्रीकल्चर, उसमें भी ऑफ कोर्स थोड़े कुछ स्किल्स चाहिए। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें इंडिया थोड़ा सा पीछे है, वी वांट टू कैच अप विद इंडिया विद चाइना। लेकिन तीसरा बहुत बड़ा तबका है जहाँ पे इंडिया इज एक्सेलिंग, एंड दैट इज सर्विस सेक्टर। एंड डायरेक्ट सेलिंग सर्विस सेक्टर में आता है। अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को सेपरेट करेंगे, एंड योर कम्युनिकेशन, योर प्रेजेंटेशन स्किल्स आर वेरी वेरी क्रिटिकल। यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमको स्किल सिखाते हैं। हर कंपनी में जो टॉप लीडरशिप रहती है वो लीडर तब बनते हैं जब उनका स्किल अच्छा हो, कम्युनिकेशन का, और बाकी अलग स्किल्स भी अच्छे हो, उसको सिखाते हैं। हर एक कंपनी का अपना अपना ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम रहती है, एकेडमी रहती है। लेकिन विदाउट स्किल ये बिजनेस करना इज एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स कि भाई कुछ ऐसा जादू हो जाए, कोई लॉटरी लग जाए, ऐसा कुछ होगा नहीं। इंडस्ट्री में अगर हम लोग आए हैं, एक ही तरीका है यहाँ पे सक्सेस पाने का, एंड दैट इज टू इंप्रूव आवर स्किल्स। आखिर में हम लोग दीपक सर से जानते हैं कि आपकी स्किल्स को लेके क्या राय है, खास करके प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, और अपने टीम में क्या कल्चर आप लोगों ने इसको लेके बनाया है। थैंक यू सो मच सर। जहाँ तक मुझे समझ आता है, मेरा जो अनुभव बोलता है कि कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी को या किसी प्रोडक्ट को परचेस नहीं करता, ज्वाइन नहीं करता। लोग ज्वाइन करते हैं लोगों को, और लोग उनके साथ ज्वाइन करेंगे जिनकी स्किल्स अच्छी है, क्योंकि आज लोगों के पास ऑप्शंस है किनके साथ में ज्वाइन करो। इवन अगर हम आज के टाइम किसी को प्लान दिखाते हैं तो प्लान देखने के बाद में व्यक्ति आपके सोशल मीडिया में जाता है और आपकी स्किल चेक करता है कि आप कैसा बोलते हो, कैसा आपकी बातचीत है। और अगर वो व्यक्ति आपको पसंद नहीं किया, अगर आपको प्लान पसंद आ गया, आपका प्रोडक्ट पसंद आ गया, तो उसी कंपनी का किसी और व्यक्ति को सेलेक्ट करके वो व्यक्ति ज्वाइन कर देंगे साथ में। तो बोलना चाहूँगा, अगर हमको मार्केट में टिकना है, हमारी पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही शानदार होनी चाहिए, क्योंकि लोग तो कंपनी ज्वाइन बिल्कुल नहीं करते, लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं। और सर इसके लिए बोलना चाहूँगा कि ये स्पीकिंग अगर सीखना है तो सिर्फ एक ऑप्शन इसका है, प्रैक्टिस 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 एंड मोर प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। सो कम्युनिकेशंस की अगर बात कर लेते हैं, एक अभी एक बड़ा इवेंट में मैं पार्टिसिपेट कर रहा था, मैं स्टेज में था, मैं इवेंट मैनेज कर रहा था। तो वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे एंकर हैं, वहाँ पे भी एक ऐसी एंकर आई थी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखती थी। शी वाज इनटू स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। तो वो मुझे साइडलाइंस में ग्रीन रूम में पूछ रही है कि यहाँ पे लीडर लोग इतना जोर जोर से चिल्लाते क्यों। तो मैंने कहा कि भाई बड़ा ज्यादा लोग हैं तो इसके लिए तो उन्होंने ये बता दिया कि ज्यादा लोग हैं और सबको सुनना है तो इसके लिए तो माइक देते हैं ताकि सबको सुने, लेकिन ये माइक के ऊपर भी चिल्लाते हैं। तो मैंने उनको अपने लैंग्वेज में समझा दिया, ये थोड़ा एक्साइटिंग बिजनेस है, यहाँ पे इमोशन ज्यादा होते हैं, जोश वगैरह ज्यादा होता है। तो बोलते हैं कि मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। मैं इसके लिए बता रहा हूँ, कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि यू नीड टू बी स्पीकिंग इन लाउड वॉल्यूम। ओके, आई थिंक आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए TMI प्रिंसिपल के ऊपर, दैट इज टच्ड, मूड एंड इंस्पायर्ड। आपका कम्युनिकेशन उनको दिल को छुआ, एंड देयर मूड फॉर एक्शन। एक्शन इज व्हाट, या तो आपको ज्वाइन कर लिया, उन्होंने प्रोडक्ट ले लिया, आपके सर्विसेज ले लिए, एंड देयर इंस्पायर्ड टू बिल्ड अ प्रोफेशन इन दिस इंडस्ट्री, एंड आपके साथ कंधे से कंधे मिला के काम करके आपको गुरु मान के आपके मार्गदर्शन में वो अपने टीम को बनाए। सो ऐसे इवेंट में अटेंड करने से हमारे कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ जाते हैं, हमारे प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बढ़ जाते हैं। आखिर में मैं किशोर सर से भी पूछना चाहूँगा
क्योंकि एफडीएसए में हम लोगों ने साथ में कई साल काम किया है और गवर्नमेंट को डायरेक्ट सेलिंग की ताकत और पोटेंशियल को इफेक्टिव तरीके से बताने के लिए भी एफडीएसए ने, बहुत सारे लोग हैं, राजीव गुप्ता जी हैं, सुरेंद्र वत्स जी हैं और किशोर वर्मा जी, एपी रेड्डी, जो भी एफडीएसए के जो ऑफिशियल्स हैं, इन लोगों ने कड़ी मेहनत की हुई है। सो ओवरऑल मैं एक आखिरी आपके कुछ कंक्लूसिव रिमार्क्स मैं चाहता हूँ फ्रॉम दिस पैनल डिस्कशन। थैंक यू। आज का पैनल डिस्कशन में जो पहला पॉइंट है, जो डायरेक्ट सेलिंग, एम्प्लॉयमेंट टू डायरेक्ट सेलिंग, मैं ना हमारी पुराने एक्सपीरियंस कुछ आंकड़ों के साथ आपको शेयर करना चाहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की काफ़ी क्रिटिकल टाइम था 2011 से लेकर 15 तक। बहुत सारे कारण से इंडस्ट्री को हर जगह बदनाम हो चुका था। तो गलती से शुरुआत किया हम इस लेवल पे काम करने के लिए। कोई भी सरकार के पास चले या मीडिया की नज़र से देखे, किसी को इस इंडस्ट्री पे कोई अच्छा नहीं। कारण क्या था? इंडस्ट्री में तो बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, बहुत सारे लोग सक्सेसफुल थे, लेकिन कहीं पर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं है। जिस लोगों को चीटिंग हो गया या कोई दिक्कत हो गया, कोई नुकसान हो गया, वही लोग अपने थाने जाके के कंप्लेंट करना, फिर ये इंफॉर्मेशन आईपीएस, फिर आईएएस, फिर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में, सारे सरकारी एजेंसीज में इस इंडस्ट्री से जिसको नुकसान हुआ उसी का इंफॉर्मेशन, जिसको फायदा हुआ, जिसको सक्सेस हुआ, वो तो थोड़ी पब्लिसिटी रह देगा। और मीडिया की तरफ देखे, इधर ये हो गया, वो हो गया, ये स्कैम हो गया, मतलब परसेप्शन ऑफ द मीडिया एंड गवर्नमेंट इज वेरी बैड। When we started approaching government agencies to look after this industry, सबसे पहले उनको अपॉइंटमेंट नहीं देते, तो डर जाते थे। तो वहाँ से हमने काम स्टार्ट किया। फाइनली विकी के माध्यम से जब हमने सरकार के साथ पहुँचा, उन्होंने बात रखा, ये आज नंबर्स, आंकड़ा बताओ, आपके अगर बोल रहे कि इंडस्ट्री सही है, इस इंडस्ट्री इतना अच्छा करता है, तो आंकड़ा बताओ, आंकड़े कहाँ से मिलेंगे? Then 2014 we started one survey। मैं हैदराबाद से, हम तो हमारा आंध्र प्रदेश के बाइफरकेशन की बात कर रहे हैं। एक साल में 2 लाख ग्रेजुएट्स निकलेंगे। हम ग्रेजुएशन की बेंचमार्क लिया है, सारे बीकॉम, बीटेक, बीए, बीएससी, ये सारे मिलकर सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज मिलाकर 2 लाख ग्रेजुएट निकलते हैं। This is our study. 35% people go to PG. केवल 5 to 6% people only used to get jobs, government jobs, और एक 10% से 12% आसपास प्राइवेट नौकरी। But for them it is very important to enter some business, some employment। ये कुल मिला के 50 के नीचे ही है। बाकी 50% किधर जा रहे हैं? This was our potential area, और वहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया। फिर ये नंबर्स कहाँ से निकाले? Then we started approaching to all direct selling companies in our research। भाई तुम्हारी कंपनी में इस साल में कितना जॉइनिंग हुआ और उसमें आंध्र प्रदेश से कितना हुआ, मुझे इंफॉर्मेशन दो। आप विश्वास नहीं करेंगे, नंबर्स आर मैजिक। 35% of this category of graduated recently are joining direct selling। वो कंपनी तो ज्वाइन कर रही, लेकिन उनके पास ऐसा कोई माध्यम नहीं है या कोई टूल नहीं है कि सही कंपनी गलत कंपनी चुनने का। ये 35% में 28 to 30% लोग गलत कंपनी ज्वाइन करेंगे। वन टाइम ज्वाइनिंग वाला सिस्टम था और वो 6 महीने के बाद उसका कोई भविष्य नहीं है। They quit for lifetime, क्योंकि जिंदगी में दोबारा वो डायरेक्ट सेलिंग को विश्वास ही नहीं कर रहा है। From there we have started। My point of referring to this story to show the potentiality of employment।
Employment is huge, but everyone needs a guidance. सही गलत की पहचान कैसा करें और काम कैसा करें। और एक विषय, ये ओवरनाइट बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप सभी जानते हैं, सालों से लगे हुए हैं। आप ये बात सबको बताना पड़ेगा कि तो आज ज्वाइन करेगा तो नहीं बनेगा। इसमें भी 5 to 6 years कमिटमेंट के साथ करना। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर सीट आने के लिए आपको 3 साल काम करना है, डॉक्टर बनने के लिए 5 साल काम करना है। ऐसा कौन सा विषय कि आप रातों रात प्रोफेशनल बन जाएंगे। वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। अगर डायरेक्ट सेलिंग एक करियर बनाना है तो करियर पाथ भी तो सही एक्सप्लेन करना चाहिए। मंजिल आपका क्लियर है, लेकिन उसका रोड मैप भी तो सही होना चाहिए। यहाँ जितना भी लीडर्स बैठे हैं, कंपनियों के एंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं, वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। दिस इज माय रिक्वेस्ट। आप सभी को ये बताइए कि हम आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका अल्टीमेट गोल क्या है, उसका रोड मैप के साथ आप उनको गाइड करें। थैंक यू। तो यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, अगर आप एक कंपनी के लीडरशिप में हो, टॉप लीडर्स हो, या कंपनी के ओनर्स, मैनेजमेंट, प्रमोटर्स में हो, तो हम सभी लोगों के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये एक जनरेशन का बिजनेस है। दूसरी तीसरी पीढ़ी भी ये बिजनेस कर सकता है। तो सही संयम के साथ, सही स्किल्स के साथ, सही कम्युनिकेशन के साथ ये बिजनेस को हम लोग रिप्रेजेंट करें और एथिकल प्रैक्टिसेस को अगर अपनाएं तो हमारा एक सक्सेस डेफिनेटली इंडस्ट्री के लिए और हर कंपनी के लिए डेफिनेटली आएगा। आखिर में मैं सुशील सर से पूछना चाहता हूं आपके कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स। कंक्लूडिंग रिमार्क्स, देखिए, नेटवर्क एक्सप्रेस एक थर्ड पार्टी एज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। हमने बहुत सारा रिसर्च किया, हमने बहुत सारा काम किया। हमने एक चीज देखा कि सोसाइटीज में ना एक्सेप्टेंस बहुत कम है आज भी। हम कितना भी काम कर ले रहे हैं लेकिन एक्सेप्टेंस बहुत कम है आज भी। इसको एजुकेशन और स्किल, इसके थ्रू हम काट सकते हैं। अगर हम सब लोग को बोले कि ये एक करियर है, हो सकता है नहीं, ये एक करियर है। अगर हम ये प्रॉमिस करते हैं कि हम सबको ये बोले कि यार ये आपका करियर बना नहीं सकता है, ये आपका करियर है, ये चीज को एम्फसाइज करके बोला जाए और इसके ऊपर काम किया। जैसे कि डॉक्टर बनना एक करियर है, इंजीनियर तो ठीक है, पुराने जमाने की चीज थी, आज बहुत सारे प्रोफेशनल करियर है। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग एक करियर है जो कि स्किल बेस्ड है। उसके लिए स्किल का होना बहुत जरूरी है। स्किल के साथ साथ आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि पहले जमाने में 1 घंटे प्रेजेंटेशन होते थे, फिर धीरे धीरे आधे घंटे हो गए, फिर धीरे धीरे अब 10 मिनट हो गए। अब ऐसा होता है कि लोगों के पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम है, आप बताइए और खत्म कीजिए। इसके लिए आपकी वो स्किल सिर्फ डायरेक्ट सेलर्स के पास है, ये भी बताना पड़ेगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई और इंडस्ट्री में 5 मिनट में, 10 मिनट में आप किसी को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो। तो ये इंडस्ट्री में इतनी बड़ी ताकत है कि स्किल बेस्ड अगर इंडस्ट्री को बना दिया जाए तो बहुत सारे वंडर्स काम हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। और सर इसी के साथ ये प्रोग्राम क्लोज करते हैं। आगे बहुत सारा चीज हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग जानते हैं, आपको मेरी सपोर्ट सिस्टम में डेफिनेटली सिखाया गया है कि अगर आप 100 प्रेजेंटेशन देते हो, कोई नहीं ज्वाइन करता, आपका इनकम 0 है, क्योंकि आप कितना मेहनत करते हैं इसके ऊपर आपकी सक्सेस नहीं डिपेंड करती है। मेहनत इसके ऊपर, सक्सेस इसके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना रिजल्ट को लेके आते हैं, और रिजल्ट लेके आने के लिए स्किल्स की जरूरत है, और स्किल्स को सीखने के लिए नेटवर्क एक्सप्रेस एक प्लेटफॉर्म है, एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है। सो मैं आप सभी लोगों की तरफ से नेटवर्क एक्सप्रेस को फिर एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं, जोरदार तालियों से। हमारे जितने भी पैनलिस्ट यहाँ पर हैं, अपने अपने कंपनी में इन लोगों ने अचीवमेंट किया है, तो इसकी बदौलत ये वहाँ पर आज स्टेज में है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी पैनलिस्ट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत खूबी से आप लोगों ने अपने जवाब दे दिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और आप लोग हम सभी लोगों को पेशेंस से सुन रहे हैं। आपके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।